हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त हॉरर टीवी मिनी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं और उसका नाम है द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही ऑसम सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी मूवीज़ और टीवी सीरीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ। बहुत सारे भाई बहन कई सालों बाद अपने पुराने घर वापस आते हैं और ये घर अभी अमेरिका देश में बहुत फेमस है क्योंकि ये एक हॉन्टेड हाउस बन चुका है। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ को दिखाया गया था 2018 में और ये एक टीवी मिनी सीरीज़ है। इस सीरीज़ के क्रिएटर का नाम है माइक फ्लैनेगन। माइक फ्लैनेगन के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो इन्होंने बहुत सारी सुपरहिट हॉरर मूवीज़ लिखी हैं और डायरेक्ट भी की हैं, जैसे कि ऑक्यूलस, डॉक्टर स्लीप, हश, उइजा ओरिजिन ऑफ इविल, बिफोर आई वेक वगैरह वगैरह। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी टीवी सीरीज़ भी बनाई है नेटफ्लिक्स के लिए, जैसे कि मिडनाइट मास, द मिडनाइट क्लब, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर, द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाय मैनर वगैरह वगैरह। और अगर आपको कभी मौका मिले तो ये सारी सीरीज़ और मूवीज़ बिना हिचकिचाए देख सकते हैं क्योंकि सभी अच्छी हैं। अच्छा, अब आप लोगों को दो बातें बता देता हूँ। पहली तो ये कि ये सीरीज़ एक नावल पर बेस्ड है जिसका सेम नाम है और ये नावल 1959 में लिखा गया था और राइटर का नाम था शर्ली जैक्सन। इसे आज के ज़माने के हिसाब से अडेप्ट किया गया है। दूसरी बात, द हॉन्टिंग एक एंथोलॉजी सीरीज़ है, यानी कि द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस इसमें फर्स्ट सीरीज़ है। इसके बाद एक और मिनी सीरीज़ आई थी जिसका नाम था द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाय मैनर। एंथोलॉजी सीरीज़ का मतलब होता है कि जॉनर तो सेम रहता है, जो कि इस केस में है हॉरर वाला, लेकिन कहानी, कैरेक्टर, सेटिंग सब कुछ चेंज होते रहते हैं। अब इसकी तीसरी मिनी सीरीज़ आनी है। खैर, एक और ज़रूरी बात, अभी तक शायद मैंने कोई भी हॉरर सीरीज़ का रिव्यू नहीं किया है और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे हॉरर जॉनर बहुत पसंद है। हाँ, एक सीरीज़ का रिव्यू किया था मैंने जिसका नाम था अमेरिकन हॉरर स्टोरी, लेकिन उस लेवल का हॉरर उसमें नहीं है जैसा कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। एनीवे, मेरे खुद का पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप हॉरर मूवी या सीरीज़ देखने जा रहे हैं तो माहौल बनना बहुत ज़रूरी है। जनरली आप लोगों ने दूसरों के मुंह से सुना होगा कि अरे क्या बकवास हॉरर मूवी थी, मुझे तो डर ही नहीं लगा, या फिर इस मूवी या सीरीज़ में हॉरर जैसा कुछ है ही नहीं, या फिर एक बात जो लोग अक्सर बोलते हैं कि मुझे तो डर ही नहीं लगता। खैर, सब बकवास बातें हैं। हाँ, वैसे कुछ कुछ केसेस में वाकई में हॉरर एलिमेंट बकवास होता है कुछ मूवीज़ या सीरीज़ में। एनीवे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप हॉरर मूवी या सीरीज़ शुरू करें तो माहौल ज़रूर बनाएं। मूवी या सीरीज़ को रात में ही देखें हमेशा, वो भी अकेले और बंद कमरे में और पूरा अंधेरा करके, तभी आपको उसका फुल मज़ा आएगा। और अगर हो सके तो ईयरफोन्स लगा के देखिए, फिर तो हॉरर का लेवल एकदम ही अलग हो जाएगा। इस सीरीज़ के लिए भी मैं ऐसा ही माहौल रिकमेंड करूँगा। खैर, आइए बेसिक प्रेमिस की बात करते हैं। तो इसमें 5 भाई बहनों को दिखाया गया है जो कि अपने पुराने घर में काफ़ी सालों बाद वापस आते हैं। इसमें प्रेजेंट समय और पास्ट समय दोनों की कहानी पैरेलल में चलती रहती है, यानी कि इसमें कहानी 2 टाइमलाइंस में ऑल्टरनेट होती रहती है। एक टाइमलाइन में जब ये पाँचों भाई बहन बच्चे थे तो इस घर में इन लोगों ने क्या पैरानॉर्मल चीज़ें महसूस की थी और किस कारण से वो लोग उस समय उस घर में हॉन्टिंग महसूस करते थे। और ये सभी लोग 1992 में इस घर से भाग गए थे हॉन्टिंग के कारण। उसके बाद दूसरी टाइमलाइन आती है करंट वाली, जिसमें ये लोग वापस जाते हैं उस घर में। कहानी काफ़ी अच्छी है और स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी शानदार है, जैसे कि होने भी चाहिए एक हॉरर सीरीज़ के लिए। खैर, बस इतना कहूँगा कि पांचों भाई बहन के फ्लैशबैक्स इसमें चलते रहते हैं, उसी को इसमें 2 टाइमलाइंस कह रहा हूँ मैं। आइए अब हॉन्टिंग का मतलब समझ लेते हैं। सिंपल है, अगर किसी जगह पर कोई भूत प्रेत या पिशाच या चुड़ैल मौजूद है और वहाँ पर रहने वाले लोगों को वो परेशान करते हैं या उन्हें डराते हैं तो उसे एक हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। और ये जगह कुछ भी हो सकती है, एक घर, एक हवेली, एक चलती सड़क, एक सुनसान इलाका, एक जंगल, कुछ भी। तो आइए अब थोड़ा सा प्लॉट डिस्कस कर लेते हैं। कहानी शुरू होती है 1992 की गर्मियों में।
अब एक और बात जो मुझे सीरीज या मूवीज में पसंद है वो है पुराने ज़माने की सेटिंग वाली कहानियाँ। तो इस सीरीज में दो चीज़ें मेरी पसंद की है, एक तो हॉरर, दूसरा पुराने ज़माने की कहानी। खैर, तो 1992 की गर्मियों में ह्यू और ओलिविया क्रेन और उनके 5 बच्चे, जिनके नाम है स्टीवन, शर्ली, थियोडोरा, ल्यूक और एलेनोर, अपने पुराने घर में शिफ्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हिल हाउस। सो अब आप सीरीज का नाम समझ ही गए होंगे, द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस। ये लोग इस घर को रेनोवेट करके इसे बेचकर कहीं और जाना चाहते हैं और अपना एक खुद का घर बनाएंगे जिसको डिज़ाइन कर रही है ओलिविया क्रेन। लेकिन घर को रिपेयर करने में कुछ ज़्यादा ही समय लगने लग जाता है क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ मरम्मत का काम निकलता ही चला जाता है। लेकिन इसके साथ साथ घर में भूतिया चीज़ें होना भी दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं। उसके चलते घर के किसी मेंबर की मौत हो जाती है और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब 26 साल बाद सब लोग फिर से इस घर में रीयूनाइट हुए हैं क्योंकि एक और मेंबर की मौत हो गई है फैमिली में, और इसके बाद सबको फिर से उसी वक्त का सामना करना पड़ता है जो इन सब ने अपने बचपन में देखा था। कैरेक्टर्स की बात करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कहानी का भी आइडिया हो जाए। पहला है स्टीवन क्रेन का, जो कि सबसे बड़ा बेटा है ह्यू और ओलिविया क्रेन का। इनके बचपन और एडल्ट वाला किरदार निभाया पैक्सटन सिंगलटन और माइकल ह्यूजमैन ने। ये अभी करंट समय में बहुत ही फेमस ऑथर बन चुका है। इसने जो कुछ भी अपने बचपन में देखा या महसूस किया था हिल हाउस में, सब कुछ इसने एक नॉवल में लिख दिया है। लेकिन इसके सभी भाई बहन इस नॉवल के खिलाफ थे और आज भी वो उसे सुनाते रहते हैं कि उसने सभी के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को एक बुक में सारी दुनिया के सामने बता के अच्छा नहीं किया। दूसरा कैरेक्टर है ओलिविया क्रेन का, जिसे निभाया कार्ला गुजिनो ने। ये सभी की माँ है और ह्यू की पत्नी है। यही है जो घर डिज़ाइन करती है और यही सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी से अफेक्ट हुई होती है इस घर में, और यही मरती है 26 साल पहले हॉन्टिंग के कारण। थर्ड कैरेक्टर है ह्यू क्रेन का। इसके एडल्ट और बुढ़ापे वाले वर्जन को निभाया है हेनरी थॉमस और टिमोथी हटन ने। इसका काम है घर खरीदना और फिर उनको रेनोवेट करके ऊंचे दाम पर बेचना। सो ये काइंड ऑफ पुराने घर खरीदता है और उनको रिपेयर करा के और उनमें बहुत ही हाई फाई से इंटीरियर करके उसे बेच देता है, और इसमें इसकी वाइफ ओलिविया मदद करती है। जब इसकी बीवी मरती है 1992 में, उसके बाद से ये अपने बच्चों से बिल्कुल अलग ही हो जाता है और उनसे 26 सालों तक इसने बात ही नहीं की होती है। फोर्थ कैरेक्टर है शर्ली क्रेन हैरिस का, जिसे निभाया एलिजाबेथ रीजर और लुलू विल्सन ने, यानी कि एडल्ट वर्जन और यंग वर्जन। ये फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। ये एक मुर्दा घर चलाती है अपने पति केविन हैरिस के साथ। इनके एक बेटा और एक बेटी है। फिफ्थ कैरेक्टर है ल्यूक क्रेन का, जिसके एडल्ट और यंग वर्जन को निभाया है ओलिवर जैक्सन कोहेन और जूलियन हिलर्ड ने। ये एलेनोर का ट्विन है और फैमिली के यंगेस्ट मेंबर्स में से एक है। ये एक ड्रग एडिक्ट बन चुका है करंट समय में, ताकि वो अपनी सभी डरावनी और बुरी यादें इस घर की भुला सके। मतलब कि इस घर की हॉन्टिंग का ल्यूक पर बचपन में बहुत ही बुरा असर पड़ा था। सिक्स्थ कैरेक्टर है थियोडोरा क्रेन का, जिसके एडल्ट और यंग वर्जन्स को निभाया है केट सीगल और मकैना ग्रेस ने। अच्छा, एक बात यहाँ बता दूं कि केट सीगल रियल लाइफ में इस सीरीज़ के क्रिएटर माइक फ्लैनेगन की वाइफ है। एनीवे, ये है इन 5 भाई बहनों में मिडल चाइल्ड, और अभी ये एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बन गई है, यानी कि ऐसी साइकोलॉजिस्ट जो कि बच्चों की मेंटल बीमारियों को ट्रीट करती है, या बच्चों की साइकेट्रिस्ट है कह सकते हैं। ये अपनी माँ ओलिविया की ही तरह बहुत सेंसिटिव है, इसलिए ये हमेशा हाथों में ग्लव्स पहने रहती है ताकि किसी भी इंसान को वो टच ना कर सके, क्योंकि अगर किसी को इसने गलती से टच कर लिया तो फिर उनके पास्ट की नॉलेज इसे पता चल जाती है, और जब ये किसी इंसान को टच कर जाती है तो इसे बहुत कुछ विजन्स में दिख जाता है। क्या दिखता है ये जानने के लिए सीरीज देखिए। सेवंथ कैरेक्टर है एलेनोर क्रेन का, जिसके एडल्ट और यंग वर्जन्स को निभाया विक्टोरिया पेड्रेटी और वॉयलेट मग्रॉ ने। ये है ल्यूक की ट्विन और ये भी सबसे यंगेस्ट मेंबर्स में आती है परिवार के। अपनी माँ ओलिविया के साथ साथ एलेनोर भी सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई थी इस घर की हॉन्टिंग के कारण। इसी का कैरेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है सीरीज़ में। खैर, और भी ढेर सारे कैरेक्टर्स आएंगे इस सीरीज़ में। भूतों वाले कैरेक्टर भी आएंगे, उनका भी थोड़ा सा पास्ट इसमें दिखाया जाएगा कि वो क्यों इस घर को हॉन्ट कर रहे हैं।
चलो थोड़ा सा प्लॉट बता ही देता हूँ ताकि आपका इसमें इंटरेस्ट आ जाए। तो कहानी शुरू होती है स्टीवन क्रेन से, जो कि अब एक बहुत बड़ा और फेमस ऑथर बन चुका है। नॉवल लिखने के बाद स्टीवन को अब उतना डर नहीं लगता है अपने पास्ट को सोच के, और अब वो पैरानॉर्मल या हॉन्टिंग में भी उतना बिलीव नहीं करता है। लेकिन इसका रिलेशनशिप अपने सभी भाई बहनों के साथ खराब हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही। थियोडोरा किसी लड़की के साथ एक नाइट क्लब में मिलती है और वो उसके साथ सेक्स करने घर चली आती है। इधर नेल सबको कॉल कर रही है। नेल बोले तो एलेनोर का शॉर्ट फॉर्म है नेल। नेल सबको कॉल कर रही है लेकिन कोई भी उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है। स्टीवन और शर्ली नेल की कॉल मिस कर देते हैं। नेल फिर अपने फादर ह्यू को कॉल करती है और कहती है कि ल्यूक एक ड्रग एडिक्ट बन चुका है और उसे उसकी लाइफ के बारे में चिंता है। इसके बाद दिखाते हैं कि स्टीवन जब घर आता है तो देखता है कि नेल उसके घर में खड़ी हुई है। तभी स्टीवन का फ़ोन बजता है और ह्यू यानी कि उसके फादर दूसरी तरफ से उसे बताता है कि नेल हिल हाउस गई थी और वो वहाँ मरी हुई पाई गई है। तब स्टीवन को रियलाइज़ होता है कि जो नेल उसके सामने खड़ी है वो दरअसल नेल नहीं बल्कि उसका घोस्ट है। बैम, फर्स्ट एपिसोड ओवर। बस इससे ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग अब सीरीज़ देखिए और डरिए। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। सीरीज़ ज़बरदस्त है और कहानी वाकई में मस्त है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जिस तरह से हॉरर स्टोरी को दिखाया गया है वो एकदम यूनिक तरीके से दिखाया गया है। ऐसे नए नए तरीके कुछ ही मूवीज़ या सीरीज़ में देखने मिलते हैं। आप लोगों को डेफिनेटली ये सीरीज़ पसंद आएगी। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये कि ग्रीफ के जो 5 स्टेजेस होते हैं वो ये 5 भाई बहन रिप्रेजेंट करते हैं। स्टीवन करता है डिनाइल को, शर्ली एंगर को, थियोडोरा बार्गेनिंग को, ल्यूक डिप्रेशन को और एलेनोर एक्सेप्टेंस को। दूसरा फैक्ट ये कि जो वाइड शॉट्स हैं इस सीरीज़ में उसमें आप बैकग्राउंड में घोस्ट देख सकते हैं। कभी कभी सिर्फ उनके हाथ, पैर और चेहरे दिखते हैं। तीसरा फैक्ट ये कि जनवरी 2020 में क्वेंटिन टेरेंटिनो, द फेमस डायरेक्टर ऑफ हॉलीवुड, ने कहा था कि ये उनकी फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज़ है। चौथा फैक्ट ये कि डायरेक्टर और क्रिएटर माइक फ्लैनेगन का कहना है कि ये शो जब वो बना रहे थे वो समय उनकी लाइफ का सबसे वर्स्ट और सबसे स्ट्रेसफुल वक्त रहा था। इसके 6 महीने के प्रोडक्शन के दौरान माइक फ्लैनेगन ने 18 किलो वेट लूज़ कर दिया था। पांचवा फैक्ट ये कि इस शो में जो शर्ली का कैरेक्टर है वो दरअसल नॉवल में नहीं है बल्कि उसे शो के लिए बनाया गया है और वो ट्रिब्यूट है नॉवल के राइटर शर्ली जैक्सन को। छठा फैक्ट ये कि विक्टोरिया पेडरेटी ने इस शो के लिए खुद ही एक टेप बना के भेजा था ऑडिशन के लिए। इसके पहले उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की थी और ना ही उनका कोई हेडशॉट कहीं अवेलेबल था या फिर किसी भी एक्टिंग एजेंसी के पास था। और देखिए वो इसके लिए सिलेक्ट हो गई और आज बहुत फेमस एक्ट्रेस है हॉलीवुड की। सातवां और आखिरी फैक्ट ये कि इस सीरीज़ के 6th एपिसोड में बहुत सारे लॉन्ग टेक हैं, यानी कि जो शूटिंग हुई है सीन्स की वो एक ही शॉट में फिल्माए गए हैं बिना रुके या कट बोले। इसमें पहला ही सीन 15 मिनट 38 सेकंड का है जो कि एक लंबा टेक है और उसके बाद इसी एपिसोड में सबसे लंबा टेक है 17 मिनट का। एक बात और, एग्जैक्टली नॉवल को इसमें कॉपी नहीं किया गया है। स्टीवन और शर्ली दोनों के कैरेक्टर्स इस सीरीज़ के लिए बनाए गए हैं और ल्यूक, थियोडोरा और एलेनोर नॉवल में भाई बहन नहीं है। सो कुछ कुछ डिफरेंसेस है नॉवल और सीरीज़ में, बट एनीवे सीरीज़ फिर भी ऑसम है। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो 8.6 जिसे रेट किया लगभग 2,84,000 लोगों ने, और ये टॉप 250 टीवी शोज़ में भी आता है IMDb के, और इसका रैंक है 173। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया हॉरर सीरीज़ है। आप लोग इसको माहौल बना के देखिएगा और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग ज़रूर डरेंगे। खैर, आप लोग को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।